Hello everyone and a very good morning to all of you. Welcome to Sleepy Classes. तो करंट अफेयर्स एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस द हिंदू के इंपॉर्टेंट आर्टिकल से आज हम डिस्कस करेंगे 15 अक्टूबर 2025 के लिए. टू बिगिन विद देखते सबसे पहले आपकी न्यूज क्या है. मैडागास्कर आर्मी सीजेस पावर आफ्टर इट्स प्रेसिडेंट इज इम्पीच्ड. ठीक है, तो मैडागास्कर में भी अभी इंसर्जेंसी जो है वो देखने को मिल रही थी. इवन जो जेनजीज हैं या इवन की जिसको यहाँ पर यूथ बोला जा रहा है, जेनजी के लिए स्पेसिफिकली हमने बोला था कि नेपाल में यहाँ पर इशू क्रिएट हुआ था, बट मैडागास्कर में भी यहाँ पर इशू क्रिएट हो रहा था विद रिस्पेक्ट टू द यूथ विच वांटेड द करंट प्रेसिडेंट इम्पीच. ठीक है, वो चाहते थे कि एक नई सरकार यहाँ पर आए. एंड यहाँ पर ये जो यूथ को लेकर प्रोटेस्ट काफी टाइम से चल रहे थे. ठीक है, या प्रेसिडेंट को लेकर यहाँ पे प्रोटेस्ट काफी टाइम से चल रहे थे, बट उनको वहां के जो लोकल आर्मी है उसका सपोर्ट मिल गया, जिसको हम कैप्सैट बोल रहे हैं. कैप्सैट जो है मिलिट्री कमांडर, जो उनका स्टेटमेंट भी लेटर ऑन आया कि उनका यूथ के साथ आपस में मिलकर जो कंबाइंड एक एफर्ट है, उसके बाद आप देखोगे कि जो मैडागास्कर है उनके प्रेसिडेंट को यहाँ पर इम्पीच कर दिया गया है थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल मेजर्स विच वर रिक्वायर्ड. तो अभी जो कैप्सैट है उनके अंडर यहाँ पर नए इलेक्शंस आप कह सकते हो कि प्रेसिडेंट के कराए जाएंगे आने वाले टाइम में. ठीक है, तो अब आपको मैपिंग के थ्रू में डिफिकल्ट जो चीजें पूछी जा सकती है एग्जाम पर्सपेक्टिव से वो देखते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग. मैडागास्कर इज मेजरली लोकेटेड इन द टेम्परेट जोन. सेकंड आपकी स्टेटमेंट कह रही है मैडागास्कर इज सेपरेटेड फ्रॉम मेनलैंड अफ्रीकन कॉन्टिनेंट बाय मोजाम्बिक चैनल. विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्ट? सो द रीजन बिहाइंड आस्किंग दिस क्वेश्चन इज कि मे बी आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, बताया जा रहा है, न्यूज है ना, वो तो मोजाम्बिक के बारे में हम बात कर रहे हैं, इवन मैडागास्कर के बारे में ऑल टुगेदर बात कर रहे हैं. तो अगर वो इंपॉर्टेंस यहाँ पर जियोपॉलिटिकली इतना ज्यादा नहीं रखता है, बट स्टिल वो न्यूज में है, तो उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है. मे बी आपको कैपिटल के बारे में पूछ लिया गया होता है ना, क्योंकि ये चीजें हम देख रहे हैं कि यूपीएससी जो है अब इन डेप्थ, क्योंकि सिलेबस फैला हुआ है, इन डेप्थ स्टूडेंट यहाँ पर ज्यादा पढ़ते हैं. अब वो फैले हुए सिलेबस के अंदर हम जो है इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर भूल जाते हैं. प्लेसेस इन न्यूज के अंदर अगर मैडागास्कर है, सो यू डेफिनेटली नीड टू अंडरस्टैंड कि उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कहां पर है. ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या बनता है? ऑप्शन नंबर बी. सेकंड स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. देख लेते हैं कैसे. ठीक है, तो आपको ये मैडागास्कर नजर आ रहा है, आपका आइलैंड नेशन है ये. ठीक है, यहाँ पे आपका मेनलैंड अफ्रीका है एंड इसको मेनलैंड अफ्रीका के साथ यहाँ पर सेपरेट करने के लिए आप देखोगे कि मोजाम्बिक चैनल एग्जिस्ट करता है. सेकंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो गई. फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट क्यों होगी? क्योंकि मेनली हमने बोला कि वो टेम्परेट रीजन में है. टेम्परेट रीजन कौन सी होती है? जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाहर या ऊपर वाली रीजन आ जाती है, आर्कटिक सर्कल या अंटार्कटिक सर्कल के बीच में, है ना. बट अब हमारी जो ट्रॉपिकल रीजन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जितना भी रीजन आता है हमारे पास क्या होता है? वो ट्रॉपिकल जोन होता है. ठीक है, सो दिस इज मैडागास्कर, दिस इज योर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. तो इसके ऊपर यहां पर इक्वेटर भी आता है, तो इट इज नॉट अ टेम्परेट रीजन या टेम्परेट कंट्री, इट इज अ ट्रॉपिकल नेशन. ठीक है, तो इसी तरीके से आपसे मे बी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो उस चीज के लिए भी तैयार रहना. ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है. सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. देन 3 अरेस्टेड अंडर चक्र ऑपरेशन चक्र 5. ठीक है, तो चक्र 5 में जो 5 है दैट मीन्स कि 5th ड्राइव जो है फॉर द सेम मोटिव यहाँ पे कंडक्ट कराई गई है सीबीआई के द्वारा. तो ये चक्र वर्जन जो है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन फॉर सीबीआई अगर हम कंसिडर करते हैं, ये आता है हमारा साइबर क्राइम या साइबर फ्रॉड को लेकर. ठीक है, तो चक्रा सीरीज जो है साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम को लेकर ही है. मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर अगर आप देखोगे सीबीआई काम करती है, हाईएस्ट इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है इंडिया की. तो उन्होंने क्या किया है, तमिलनाडु, केरला एंड अगर आप देखोगे कर्नाटका के अंदर स्पेसिफिकली चक्रा 5 के अंडर काफी सारे लोगों को यहाँ पर अरेस्ट करके उन्होंने देखा है कि ऑनलाइन काफी सारे लोगों के साथ यहाँ पर फ्रॉड्स उन्होंने कंडक्ट कराए. एंड मेजरली अगर आप चीजें देखोगे कि यहाँ पर फेक डॉक्यूमेंट्स को या इम्पर्सोनिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, एंड मल्टीपल जो उन्होंने ऑफेंसेस यहाँ पर कंडक्ट कराए हैं. एंड मेजरली इसको जो इस पैसे को जो है वो रीरूट कर दिया जाता था. तो कर्नाटका जो एक तरह से हब यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जो कि अभी तक इसके अंडर रिकॉग्नाइज किया गया है. तो ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेशन सीबीआई टाइम टू टाइम कंडक्ट कराती है, नेशनल लेवल पे भी, इंटरनेशनल लेवल पे भी. ठीक है, तो उसी के बेसिस पे आपको मे भी पूछा जा सकता है पेयर्स के फॉर्म में. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर सीबीआई ऑपरेशंस एंड देयर मिशन. ठीक है, तो अब जैसे चक्र सीरीज आपको पता लग गया कि साइबर क्राइम के साथ है. ऑपरेशन हॉक, ऑपरेशन गरुड़ एंड ऑपरेशन त्रिशूल. हाउ मेनी पेयर्स इज आर करेक्टली मैच? क्या ऑपरेशन हॉक एक्स्ट्राडिशन थ्रू लीगल चैनल्स है? क्या ऑपरेशन गरुड़ ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन के साथ यहाँ पर कोलैबोरेट कर रहा है, कोरोबोरेट कर रहा है? कि ऑपरेशन त्रिशूल क्या एंटी ड्रग ट्रैफिकिंग के बारे में है या नहीं है? हाउ मेनी पेयर्स इज आर करेक्टली मैच्ड? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव. ठीक है, तो ऑपरेशंस का वैसे तो कोडिफाइड नेम होता है, ठीक है, क्लासिफाइड होता है क्योंकि, बट कुछ कुछ ऐसे ऑपरेशंस है जो कि ओपनली कंडक्ट कराए जाते हैं. ऑपरेशन हॉक की जब हम बात कर रहे हैं वो सेक्सुअल ऑफेंसेस की बात करता है विद रिस्पेक्ट टू चिल्ड्रन.
ठीक है। गरुड़ की बात करते हैं तो वो अब गरुड़ क्या है एंड त्रिशूल क्या है ऑल टुगेदर इन डिटेल देखेंगे कि सीबीआई का जो रिसेंटली ऑपरेशन हॉक है वो सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन, ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल रिप्रेजेंटेशन, ग्लोबल लिंक्स के साथ इंटरपोल के साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले भी ऐसे जो आप कह सकते हो ऑपरेशंस हैं पॉक्सो एक्ट के अंडर, आईपीसी के अंडर जो है वो अब केस रजिस्टर जरूर करा दिए गए हैं, बट वो ऑपरेशंस जो हैं उसके साथ साथ और भी इन्वॉल्व हैं। अब जो सीबीआई के साथ किया, सीबीआई ने ऑपरेट किया ये ऑपरेशन हॉक की जब हम बात कर रहे हैं तो वो ग्लोबल लेवल पे बात करता है या ग्लोबल लिंक्स की यहाँ पर बात करता है। इंडिया के अंदर ही यहाँ पर अगर आप पॉक्सो के अंडर देखोगे, इवन आईपीसी के अंडर भी कंडक्ट कराएगा। ऐसे बहुत सारे सीबीआई के ऑपरेशंस जो कि इंडिया से ही रिलेटेड थे, जिसमें ऑपरेशन कार्बन एंड ऑपरेशन मेघचक्र था साल के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ऑपरेशन हॉक की जब हम बात करते हैं तो 2025 का रिसेंटली न्यूज में भी था कि मई जून के आसपास ये न्यूज में होगा। देन अगर हम ऑपरेशन गरुड़ की बात करते हैं, मल्टी फेज ग्लोबल ऑपरेशन है, सीबीआई इसको लीड कर रहा है। क्या कि इंटरनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क्स को हम किस तरीके से रोकें, बंद करें। देन ऑपरेशन त्रिशूल की बात करें, सीबीआई इनिशिएटिव इंटरपोल के साथ मिलके कि एक्चुअली में जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अब सपोज कीजिए यूएस से जाना चाहते हैं बट वहां से डिपोर्ट हो गए, डिपोर्ट होने के बाद इंडिया नहीं आए, किसी ऐसी जगह पे चले गए जहां पर उनको लोकेट करना मुश्किल हो गया, तो जियो टैगिंग के थ्रू इंटरपोल की हेल्प से वहां से उनको वापस से एक्स्ट्राडाइट किया जाता है थ्रू लीगल चैनल्स। ठीक है, तो वो ऑपरेशन त्रिशूल इसके साथ यहाँ पर लिंक करता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ऑपरेशन में भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एटलीस्ट इफ नॉट प्रीलिम्स, मेंस के अंदर आप इनको कोट भी कर सकते हो जब आपके इंटरनल सिक्योरिटी का यहाँ पर मैटर आता है। देन इंडिया टू ट्रेन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ऑफ मंगोलिया सेज मोदी। तो मंगोलिया जो है उनके अगर आप देखोगे कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो यहाँ पर इंडिया की विजिट के लिए आए हुए हैं। तो वापस से वो कह रहे हैं कि मंगोलिया की जो कह सकते हो कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को इंडिया यहाँ पर ट्रेन करेगा। मल्टीपल ऐसे एक्सरसाइजेज जो है, मिलिट्री एक्सरसाइजेज इंडिया ऑलरेडी कंडक्ट करता है मंगोलिया के साथ। एक कोई भी ऐसी मिलिट्री एक्सरसाइज जो है वो आप मेरे को कॉमेंट बॉक्स में बताओगे कि कौन सा जो है वो इंडिया और मंगोलिया के बीच में यहाँ पे कंडक्ट होती है। तो मल्टीपल तरीके से उन्होंने ये बोला कि जो इंडिया के साथ रिलेशनशिप है, कल्चरल टाइज जो है इंडिया मंगोलिया के साथ शेयर करता है, मेनली बिकॉज ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, कि दोनों ही रिलीजन जो है मंगोलिया के अंदर एंड इंडिया के अंदर यहाँ पर एग्जिस्ट करती हैं। एंड इंडिया जो है नेक्स्ट ईयर तक अगर आप देखोगे ऐसे आर्टिफैक्ट्स या रेलिक्स बोल सकते हो ऑफ 2 ग्रेट डिसाइपल्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा भेजेगा वापस मंगोलिया। ठीक है, दैट इज सरीपुत्र एंड मोडगाल्याना जो है उनको भेजा जाएगा इंडिया से मंगोलिया। उनके जो रेलिक्स हैं यहाँ पर आप देखोगे होली रेलिक्स, एंड रेलिक्स का यहाँ पर फायदा क्या होता है हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो, डिसाइपल है ऑफ बुद्धा। ठीक है, बट ऑल टुगेदर जो रेलिक्स है बुद्धिज्म में वो बोधिसत्वस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बोधिसत्वस क्या होता है कि रेलिक्स छोटे मोटे जो आपका जैसे नेल का पार्ट हो गया, टीथ का पार्ट हो गया, हेयर हो गया, ठीक है, उसको जैसे अब हमारे हिंदुइज्म में जैसे बोलते हैं कि बिल्कुल कोर या गर्भगृह नहीं बोलते जहां पे मूर्ति लगी होती है, सेम तरीके से जो बोधिसत्वास है वहां पर भी एक सेंट्रल प्राइम लोकेशन होती है। ठीक है, वही सेंट्रल प्राइम लोकेशन के अंदर वो रेलिक्स को रखा जाता है जिनके बेसिस पे यहाँ पे उनको पूजा जाता है। ठीक है, कि जस्ट बिकॉज उनके यहाँ पर अवशेष यहाँ पर हैं कि वी बाउ इन ह्यूमिलिटी इन फ्रंट ऑफ यू, कि वहीं पे ऐसी चीजें यहाँ पर कंडक्ट होती हैं। ठीक है, तो मंगोलिया के केस में भी ऐसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन हुए हैं इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में, दैट इज इमिग्रेशन कोऑपरेशन, ह्यूमैनिटेरियन एड, जियोलॉजी, मिनरल रिसोर्सेज एंड योगा के लिए, एंड जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइजेस कंडक्ट होती रहती हैं। एंड इंडिया ने बोला है कि मंगोलिया के सिटीजन अगर इंडिया यहाँ पर विजिट भी करना चाहते हैं तो हम फ्री ई वीजाज जो है मंगोलियन सिटीजन को देने के लिए भी तैयार है। आने वाले टाइम में मे बी अनाउंसमेंट यहाँ पर हो सकती है। अगेन क्वेश्चन देख लेते हैं अब आपको क्या कहता है। कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट मंगोलिया। पहली चीज है, पहली स्टेटमेंट कह रही है कि द हाईएस्ट माउंटेन इन मंगोलिया लाइज इन द अल्ताई रेंज। अब मैं आपको अल्ताई रेंज, या आपने शायद इसका नाम एक और भी सुना होगा, चलो बाद में ही बताती हूँ, एटले बोलते हैं, चलो बता ही देती हूँ। एटले रेंज के बारे में आपने सुना होगा। सेकंड है अल्ताई माउंटेन्स या एटले माउंटेन्स इज द कन्वर्जिंग पॉइंट ऑफ 4 कंट्रीज। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? A 1 only, B 2 only, C both 1 and 2, D none of the above। ये क्वेश्चन पूछने का रीजन यही है कि सिंस अब आपको इस बार देखोगे 2025 के प्रीलिम्स के अंदर वो 3 टेबल जो आया था क्वेश्चन, उसके अंदर आपको माउंटेन्स के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग मेरे को है कि थोड़ा एटलीस्ट आपको नाम से मैं
आइडिया दे दूं कि आपको पता होना चाहिए कि क्या है अगर न्यूज में आ रहा है तो। ठीक है, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। हाईएस्ट माउंटेन रेंज मंगोलिया की है वो अल्ताई रेंज में ही है या एटले रेंज में ही है। इसका नाम क्या है यहाँ पर हमारे पास, दैट इज ख्यूतन पीक। ठीक है, ख्यूतन पीक इसको बोलते हैं एंड अल्ताई माउंटेन्स या एटले माउंटेन्स के बीच में है। एंड ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि अगर आप ये मैप देखोगे, वैसे मंगोलिया देख लीजिए कि आप रशिया एंड चाइना के बीच में ही एग्जिस्ट करता है, लैंडलॉक्ड कंट्री है। ठीक है, उसके अलावा अगर आप यहाँ पे अल्ताई माउंटेन्स को देखोगे या एटले माउंटेन्स को देखोगे तो ये कन्वर्जिंग पॉइंट या बॉर्डर पॉइंट है ऑफ रशिया, इवन कजाकिस्तान, देन चाइना एंड मंगोलिया। तो ये चारों का यहाँ पर जो बॉर्डर लगता है वो अल्ताई माउंटेन्स या एटले माउंटेन्स में ही लगता है। ठीक है, तो कन्वर्जिंग पॉइंट है, यानी कि 4 बॉर्डर्स जो है कन्वर्ज होकर मिल रहे हैं अल्ताई माउंटेन्स में, अल्ताई माउंटेन रेंज के अंदर ही। ठीक है, हाईएस्ट पीक आपको पता लग गई, माउंट ख्यूतिन यहाँ पर है। देन माइक्रोप्लास्टिक्स पोल्यूशन थ्रेटन्स गोवाज एस्चुरीन फिशेस ह्यूमन कंज्यूमर्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको मेजर पॉइंटर्स ही बताने वाली हूँ कि क्या क्या है, वो उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज उन्होंने यहाँ पे गोवा के एस्चुरीन्स की बात की। एस्चुरीन क्या होती है? एस्चुरीन इज अ पर्टिकुलर एरिया जिसको हम एस्चुरी भी बोलते हैं। ठीक है, एस्चुरी ऐसा होता है टाइम पीरियड या एक स्पेसिफिक ऐसी प्लेस होती है जहां पे रिवर मीट्स द ओशन। ठीक है, तो वो जो स्ट्रक्चर बेसिकली फॉर्म करती है हम उसको एस्चुरी बोलते हैं, तो एस्चुरीन यहाँ पर रीजन बोल देते हैं। ठीक है, तो वहां पर अब आपको ये पता है कि गोवा के अंदर टूरिज्म सेक्टर कितना ज्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मेजरली अगर आप देखोगे कि उनकी इनकम उसी के ऊपर डिपेंडेंट है एंड सी कल्चर या सी फूड का कल्चर बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। उनकी लाइफ, इकोनॉमिक कंडीशन या इवन की नॉर्मल अगर आप लाइफस्टाइल को देखोगे कि वो सी फूड के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। तो एक जो स्टडी है वो कंडक्ट कराई गई, उसके अंदर मेजरली उन्होंने जो भी अब जो फिशेज है उसके ऊपर यहाँ पर क्या किया है, रिसर्च की है एंड यही चीज को पाया है कि माइक्रोप्लास्टिक्स काफी ज्यादा हाई तादाद में पाए गए हैं इनसाइड द फिशेस। एंड फिशेस के अंदर भी अगर आप देखोगे बिल्कुल लो लेवल पे, यानी कि लो ट्रॉफिक लेवल की भी अगर हम बात करते हैं, या बिल्कुल आप कह सकते हो कि बेसिक लेवल पे जो छोटी फिशेस होती हैं, ठीक है, वो फिशेस के अंदर भी पाए गए हैं सबसे ज्यादा हाईएस्ट तादाद में। एंड फॉलोड बाय कि जो टॉप ऑफ द फूड चेन है, यानी कि हाईएस्ट फूड चेन में जैसे शार्क आ जाती है हमारे पास, वहां पे आप हाई ट्रॉफिक लेवल की बात करते हो जब, वहां पर अगर आप देखोगे कि जो माइक्रोप्लास्टिक्स का एक्यूमुलेशन है वो रिलेटिवली कम है। तो इस स्टडी ने ये चीज को पाया कि जितनी ज्यादा लॉन्गर बॉडी होगी ऑफ द फिश उतनी ज्यादा जो माइक्रोप्लास्टिक्स की एक्यूमुलेशन है वो कम होगी। ठीक है, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने ये बोली कि इवन की जो छोटी फिशेज है, ठीक है, वो क्या करती है, एक तो फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर फीड करती हैं। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि वो बड़ी फिशेस के लिए खुद से क्या बनती है, बेट बनती हैं। बेट बनने के बाद क्या होता है कि वही माइक्रोप्लास्टिक्स जो कि अब छोटी बेट यानी कि फिश ने कंज्यूम किए होंगे, वही सेम चीज जो है वो हाई ट्रॉफिक लेवल की फिशेस में यहाँ पर चले जाते हैं, जिनके लिए अब बेट होती है वो, यानी कि उनके लिए उनका फूड प्रोसेस या उनका खाना होता है या उनके लिए फूड होता है उनका वो। ठीक है, तो अब इसी तरीके से उन्होंने ये चीज बोली कि सिंस अब हमें माइक्रोप्लास्टिक्स की मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, एंड दो ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स की उन्होंने यहाँ पर बात की। पहली आपकी बायो एक्यूमुलेशन की बात करती है कि जो बॉडीज ऑफ एनिमल्स हैं, ठीक है, अगर धीरे बेसिक ट्रॉफिक लेवल से हायर अप एनिमल्स के अंदर वो जाता रहेगा माइक्रोप्लास्टिक, या कोई भी चीज की एक्यूमुलेशन होती रहती है, किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एक्यूमुलेशन होती रहती है, एक लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल तक अगर वो ट्रांसफर हो रही है तो उसको हम बायो एक्यूमुलेशन बोलते हैं। दूसरी आपकी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रॉफिक ट्रांसफर की बात करती है, ट्रॉफिकल ट्रांसफर की बात करती है। सिमिलर चीज है, एक तो एक्यूमुलेशन के ऊपर बात हो रही है कि अगर एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जा रही है तो वो क्या होगा, वो ट्रॉफिक ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि एक स्टेज से दूसरी स्टेज, दूसरी स्टेज से तीसरी स्टेज पे बायो एक्यूमुलेशन है। इसकी कोई भी अगर आप माइक्रोप्लास्टिक के केस में भी देखो वो एक्यूमुलेट हो रहा है इनसाइड द बॉडी ऑफ अ स्मॉलर फिश, या फिर वो जाकर वापस एक्यूमुलेट होगा या डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट बनेगा ऑफ द लार्जर फिश। वहां पे अब ट्रॉफिक जो ट्रांसफर है वो भी हो रहा है, बायो एक्यूमुलेशन है वो भी हो रही है। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पर और भी देखने को मिली है कि इवन की अगर आप देखोगे कि बेंथिक रीजन, मैं आपको स्पेसिफिकली यहां पे भी उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगी क्योंकि क्वेश्चन का पार्ट है आपका। बेंथिक रीजन के अंदर जितने भी अब आप देखोगे कि फिशेज एग्जिस्ट करती हैं, या इवन की हमारे पास जो मरीन इकोसिस्टम है, वहां पे जो माइक्रोप्लास्टिक्स है वो ज्यादातर यहां पर पाए गए हैं एज कंपेयर टू द अदर वंस। ठीक है, जो लोटिक हमारे सिस्टम का पार्ट होते हैं जनरली जब हम बात कर रहे हैं, ठीक है, या पेलाजिक जिसको आप बोलते हो,
पेलाजिक से कंपेयर अगर हम करें तो बेंथिक जितने भी क्रीचर्स है या जो फिशेज है उस रीजन के अंदर, वहां पे माइक्रोप्लास्टिक ज्यादा पाया गया है। एंड मेजरली उसका सोर्स जो है वो नई फिशेज है, नए माइक्रोप्लास्टिक्स इतने नहीं है, बल्कि ऑलरेडी जो कि डेड फिशेज है जो कि अब बिल्कुल सी फ्लोर के साथ यहाँ पर रहती हैं, सी फ्लोर के साथ मरकर उनके आप कह सकते हो कि जो अवशेष बचे हुए हैं, उनकी जो डेड बॉडी बची है या डिकेइंग बॉडी बची है, वहां पे जो माइक्रोप्लास्टिक्स है उनकी एक्यूमुलेशन ज्यादा है एज कंपेयर टू द ओपन ओशन। ठीक है, तो यही चीज आपको यहाँ पर न्यूज के अंदर बताई गई है। तो उन्होंने बोला कि अगर माइक्रोप्लास्टिक्स का जो अब यहाँ पर जो हमारे पास डेटा निकल के आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली गिल्स के अंदर फिशेज के इतना माइक्रोप्लास्टिक नहीं मिला है जितना डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मिला है। ठीक है, विच इज ऑल्सो हैरानी वाली बात बहुत ज्यादा। तो उन्होंने बोला कि माइक्रोप्लास्टिक्स जो है अगर उनकी एक्यूमुलेशन आप देखोगे बॉडी के अंदर या डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अगर फिश की ज्यादा हो जाती है तो उस वजह से क्या होगा कि जो बॉडी है फिश की वो एक टाइम पे स्वेल होना शुरू हो जाएगी, डिजीजेस जो है वो अकर होना शुरू हो जाएंगी थ्रू आउट द ट्रॉफिक लेवल या थ्रू आउट द फूड चेन। तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा कि वो पूरी की पूरी फूड चेन के अंदर मे बी अगर डिजीज एग्जिस्ट करती है या वो अगर ज्यादा वल्नरेबल हो जाती है टू दैट सिचुएशन तो उनकी डिमांड मार्केट में भी नहीं होगी। ठीक है, तो मार्केट के अंदर अगर डिमांड नहीं है तो जो अब इजीली अवेलेबल फिशेज है क्योंकि वही एग्जिस्ट करेंगी जिनकी डिमांड करंटली ज्यादा है, तो वो फिशेज जो है अब वो डिनाई कर दी जाएंगी, मार्केट में उनकी कंजम्पशन नहीं होगी, इकोनॉमी के ऊपर यहाँ पर इनडायरेक्ट या डायरेक्ट इंपैक्ट देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम। ठीक है, ये मेजर सी चीज यहाँ पर आपकी कवर की गई है इस आर्टिकल के अंदर। ठीक है, तो कवर करते हैं अब आपका क्वेश्चन क्या है। कंसिडर द फॉलोइंग। पहली स्टेटमेंट कह रही है बेंथिक जोन्स आर रिच इन ऑक्सीजन एज कंपेयर टू द पेलाजिक जोन। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है पेलाजिक जोन्स आर लाइटर एंड वार्मर देन बेंथिक जोन्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, स्टेटमेंट नंबर 2 ओनली। अब दोस्त हमारे पास कॉलम्स आते हैं, जोन्स आते हैं, बेंथिक जोन आता है और पेलाजिक जोन आता है। बेंथिक जोन क्या होता है? सपोज कीजिए कि आपका सी फ्लोर है, ठीक है, और ये आपकी ओपन सीज है, तो ये सी फ्लोर के साथ साथ जितने भी ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर एग्जिस्ट करेंगे या कि जितने भी तरह के आप कह सकते हो स्पीशीज एग्जिस्ट करेंगी ये होंगे हमारे पास बेंथिक स्पीशीज। ठीक है, अब ये ओपन ओशन वाली जितनी भी स्पीशीज एग्जिस्ट करेंगी वो हमारे पास कौन सी होंगी? पेलाजिक स्पीशीज। ठीक है, तो अब आप खुद सोचिए कि बेंथिक जोन्स जो है दे आर रिच इन ऑक्सीजन। अब मैंने आपको एक स्टेटमेंट यहाँ पर यही बोली थी कि इस सी फ्लोर के आसपास जितने भी डेड एंड डिकेइंग मैटर है वो आके रुक जाता है। ठीक है, तो इस वजह से ही माइक्रोप्लास्टिक्स की एक्यूमुलेशन यहाँ पर ज्यादा हो रही है। तो डेड एंड डिकेइंग मैटर क्या करता है? वो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेज जो है वो रिलीज करता है जो हमारे मरीन इकोसिस्टम में इन दैट केस ऑल्सो। तो यहाँ पर क्या होगा? रिच इन ऑक्सीजन तो नहीं होगा हमारे पास, एंड मेजरली ओपन ओशंस के अंदर तो बड़ी बड़ी फिशेज होती हैं। जो छोटा हमारा ये ट्रांजिशनल जोन जिसको हम बेंथिक जोन बोलते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है क्योंकि स्पीशीज की जो डाइवर्सिटी है वो रिलेटिवली बहुत ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन की यहाँ पर कमी रहती है एज कंपेयर टू ओपन जोन्स या पेलाजिक जोन्स जिनको हम बोलते हैं। तो पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है पेलाजिक जोन्स आर लाइटर एंड वार्मर देन बेंथिक जोन्स। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अब सिंस हमारे पास नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो अब बेंथिक जोन के अंदर ज्यादा है एज कंपेयर टू पेलाजिक जोन्स, तो पेलाजिक जोन्स जो है वहां पर अब क्या होगा? आप देखोगे कि लाइट जो है वहां पर आती है, ठीक है, लाइट पास हो रही है वहां पर। अब आप ओशन फ्लोर की बात करोगे वहां पर इतनी ज्यादा लाइट भी नहीं आती है। लाइट होगी तो वहां पर क्या होगा? वार्मिंग का प्रोसेस यानी कि कन्वेक्शन का प्रोसेस जो है। कन्वेक्शन क्या होती है? एक लेयर जब गर्म हो जाती है तो वो धीरे धीरे ऊपर चली जाती है, ठंडी लेयर नीचे आ जाती है। कन्वेक्शन के थ्रू जो है वार्मर जो हमारे पास लेयर्स एग्जिस्ट करती है। तो बेंथिक जोन जो है उसके कंपैरिजन में पेलाजिक जोन जो है वो लाइटर भी होता है और वार्मर भी होता है, बल्कि नीचे जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम है और लाइट भी नहीं पहुंचती है तो वहां पर डार्कर जो एरियाज हैं वो एग्जिस्ट करेंगे, एंड ऑक्सीजन नहीं पहुंच रही है तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है, एंड एज कंपेयर टू दैट फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी थोड़ा सा स्लो हो जाता है, एंड इवन ऑक्सीजन की कमी देखने को आपको मिलती है। लाइट पहुंचती है हमारे पेलाजिक जोन के अंदर, एंड हमारे बेंथिक जोन्स के अंदर आप देखोगे कि लाइट की कमी रहती है, स्पीशीज ज्यादा है, ऑक्सीजन की कंजम्पशन ज्यादा है। तो ऑल टुगेदर दीज एरियाज आर यू कैन से कि थोड़ा सा डेप्रिसिएटिव, या आप कह सकते हो कि डेप्रिशिएट करती है इन ऑक्सीजन लेवल्स, ठीक है, एज कंपेयर टू पेलाजिक जोन्स। तो आई होप आपको ये चीजें आप क्लियर हो गई होंगी। तो आपको डिफरेंस जो है पेलाजिक एंड बेंथिक के बीच में यहाँ पर बता दिया गया है। देन डैशबोर्ड टू कीप ट्रैक ऑफ गवर्नमेंट लिटिगेशन लॉन्च्ड। तो अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं पढ़ना है, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ लाइव केसेस करके डैशबोर्ड है वो बताया है कि सिर्फ और सिर्फ लिटिगेशन को लेकर जो अब रियल टाइम एनालिसिस और डेटाबेस आपको प्रोवाइड करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाया करेगी, या कंज्यूमर के लिए इजी हो कि ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर मेंटेन रहनी चाहिए कि अक्रॉस वेरियस मिनिस्ट्रीज कितनी ज्यादा यहाँ पर अब जो केसेस हैं उनकी पेंडेंसीज हैं, या मिनिस्ट्रीज जो है वो उनके ऊपर कौन से केसेस कितने कितने केसेस पेंडिंग है एंड रीजन क्या है उसके पीछे का। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको क्या क्वेश्चन इस कॉन्टेक्स्ट में पूछा जा सकता है? ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स पोर्टल्स एंड अबाउट।
अब मैं यूपीपीसीएस के पेपर का भी थोड़ा सा रेफरेंस लेती हूँ, वहां पे भी आपसे पोर्टल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए गए। इवन की स्कीम कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है। अब कोई दो मिनिस्ट्रीज हैं, कहीं में सिंगल होती है, किसी में मल्टीपल मिनिस्ट्रीज होते हैं। आपको क्या हुआ था, जिसने पेपर नहीं देखा था, जिसने देखा होगा उसको पता होगा, 1 2 3 4 ऐसे करके यहाँ पे दिया हुआ है आपको नाम डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का। अब ऊपर जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि सो एंड सो स्कीम जो है इज लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्रीज, तो आप तो कंफ्यूज ही हो गए ना उसके बीच में। तो ऐसे अगर यूपीएससी भी क्वेश्चन ले ले, क्योंकि कहीं पे भी आइडिया आ सकता है, किसी को भी आइडिया आ सकता है कि किस तरीके से सवाल पूछा जाएगा, यू नेवर नो, है ना। तो अभी टेबल के फॉर्म में भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये पोर्टल है, ठीक है, पहले कॉलम में आपको बोल दिया कि दिस इज द पोर्टल, और इसके बाद आपको बोल दिया कि दिस इज द अबाउट द पोर्टल, ठीक है, एंड इसके बाद बोल दिया कि मिनिस्ट्री है, तो आप तो फिर भी कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो इस तरीके से हमें तैयारी करनी पड़ेगी कि एटलीस्ट आइडिया हो कि कौन सी मिनिस्ट्री है, कौन सी स्कीम है, इवन की किस तरीके से इसे लॉन्च किया गया है, इसको कॉन्टेक्स्ट क्या है, ठीक है। तो ऑल टुगेदर अब देख लेते हैं क्वेश्चन को कि कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, ई श्रम फॉर ईवीज, ई अमृत ऑनलाइन ट्रेनिंग टू सिटीजंस, देश स्टैक ई पोर्टल, PMSYM, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्टली मैच्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, तीनों की तीनों यहाँ पर इनकरेक्टली मैच्ड हैं। ई श्रम की बात करें तो हमने ई श्रम के कॉन्टेक्स्ट में अभी हमने बात की थी विद रिस्पेक्ट टू, जब हमने प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन की बात की थी या मानधन की बात की थी ऑल टुगेदर, शायद मैंने ये 10 PM वीडियो यूट्यूब की ली थी। तो यहाँ पर ई श्रम योगी के अकॉर्डिंगली क्या था, यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा था वन स्टॉप सोल्यूशन, जो कि अब एक डेटाबेस प्रोवाइड कर रहा है अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए, जो कि अब पेंशन की प्रोविजन भी आपको कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर रहा है, जिनकी 18 से ऊपर एंड आई गेस 46 या 48 तक की एज है, उसके बीच में, या आप कह सकते हो ऑल टुगेदर पेंशन आपकी जब है 60 की एज पे लगनी शुरू हो जाती है, 59 के बीच की एज है, ठीक है, वर्किंग एज जो है उसके बीच में अगर आप पेंशन लगवाना चाहते हो ऑल टुगेदर, तो वो वन स्टॉप सोल्यूशन जो आपको यहाँ पर ई श्रम पोर्टल के थ्रू एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए काम आता है। ई अमृत पोर्टल की जब हम बात कर रहे हैं तो आई गेस COP26 के अंदर इंडिया ने लॉन्च किया था, जो कि अमृत है, एक्सेलरेटेड ई मोबिलिटी रेवोल्यूशन फॉर इंडियाज ट्रांसपोर्टेशन, ई व्हीकल्स या ईवीज की बात करता है। तो जॉइंट इनिशिएटिव है ये नीति आयोग एंड यूके गवर्नमेंट के बीच में, ठीक है। देश जो स्टैक पोर्टल है, ई पोर्टल है, वो ऑल टुगेदर बात करता है यहाँ पर ट्रेनिंग की, स्किलिंग की, रीस्किलिंग की थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ताकि जॉब्स की अवेलेबिलिटी इंडिया में कराई जा सके, टू स्किल, रीस्किल एंड अपस्किल द थ्रू ऑनलाइन ट्रेनिंग। तो अब क्या है, एम्पावर करना है सिटीजन्स को, ऑफर करना है उनको कि जो भी स्किल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको क्रेडेंशियल्स, जॉब अपॉर्चुनिटीज, एंटरप्रेन्योरल अगर आइडियाज आ रहे हैं वो चीज़ को मिल सके आपको, है ना, कि आप उस चीज़ के लिए इजीली लोन्स को भी अवेल कर सको, क्योंकि आपके पास वो स्किल यहाँ पर अवेलेबल है। तो भी अब बात की जा रही थी विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एप्लीकेशन जो कि इसके अकॉर्डिंगली रिलीज की जाएंगी। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी बनता है, जब हम देश स्टैक ई पोर्टल की भी बात कर रहे हैं, ई अमृत की बात कर रहे हैं, ई श्रम पोर्टल की बात करें, तो मल्टीपल पोर्टल सरकार यहाँ पर रिलीज करती है। जस्ट लिस्ट एक बार उसकी बना लेना, अगली बार अगर आप अखबार पढ़ते हो या आपको कोई भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर स्कीम से रिलेटेड PIB में अगर मिल जाती है तो, ठीक है। तो सिंपल सी आपके आज न्यूज़ थी। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड दिवाली जस्ट अराउंड द कॉर्नर, 20% डिस्काउंट आपके पास अभी भी एप्लीकेबिलिटी उसकी है। अगर आप स्लीपी फैमिली का पार्ट बनना चाहते हैं फॉर UPSC एंड स्टेट PSCs एंड अदर एग्जाम्स, तो कोड क्या है, दीपावली, डायरेक्टली 20% ऑफ अक्रॉस ऑल द बैचेस फॉर 2026 UPSC एंड 2027 UPSC ऑनवर्ड्स, जिसमें ऑप्शनल्स भी आपके यहाँ पर कवर हो रहे हैं। ये तो भी GS के लिए, ऑप्शनल्स के लिए भी बैचेस 2026-27 के लिए अवेलेबल आपके पास है। सेम गोज फॉर द टेस्ट सीरीज एंड UPPCS का बैच इज ऑल्सो अवेलेबल। 20,000 के अराउंड आपको ये MRP अभी दिखा रहा है, तो 20% अगर आप ऑफ लगा देते हो तो आपको अकॉर्डिंगली आपकी GS जो है अलॉन्ग विद UPG के यहाँ पर कवर हो जाएगी। करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज फॉर प्री एंड मेंस आपके पास पक्का ही पक्का एप्लीकेबल होगी। कोई भी बैच को लेकर इंक्वायरी अगर आप करना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है ही। दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।